अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का न्यू सिलेबस का। पिछले लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की दो इकसाम बच्चे हमने देखी, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मादे तोड़े जाते थे, एनाबॉलिज्म में बनाए जाते थे। लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं बच्चे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अंदर ही दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन मजीद इसके अंदर बढ़ रहे हैं कि वो किस तरह पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बच्चे। एंजाइम की क्या डेफिनेशन है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। देखें बच्चे, कैटालिस्ट क्या होता है? उसने कहा कि एंजाइम कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो ये क्या है बच्चे? एंजाइम की डेफिनेशन हो जाएगी कि ये कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट इनको क्यों बोला? ये कैटालिस्ट इसलिए है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो तेज करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि खुद इस्तेमाल नहीं होते। विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड यानी कि खुद इस्तेमाल नहीं होते। कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल होना, इन दी प्रोसेस, इस अमल में। तो ये क्या है? एंजाइम की डेफिनेशन है कि एंजाइम बायोलॉजिकल मुहर्रिक हैं, यानी कि जो तहरीक देते हैं, जो तेज करते हैं, यानी कैटालिस्ट हैं जो जानदारों में केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। इस फेल के दौरान एंजाइम खुद इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते। ठीक है। अगली बात क्या है कि दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स। तो एंजाइम बच्चे प्रोटीन है एंड हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। ठीक है। एंजाइम प्रोटीन है बुनियादी तौर पर, और क्या है, अपने जो सबस्ट्रेट है उसके लिए हाईली स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कि जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा ही एंजाइम होगा, उसकी शक्ल उसके मुताबिक होगी। ठीक है ना। जिस सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एंजाइम ने वर्क करना है। ठीक है ना। आगे जाकर आपको सबस्ट्रेट की डेफिनेशन मजीद वाज़ह होगी जब हम इसके मॉडल पढ़ेंगे। द सबस्ट्रेट के बारे में लिखा है द मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस, यानी कि एंजाइम ने जिन रिएक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल पे एंजाइम ने काम करना है, तो उनको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है? एंजाइम केमियाई तौर पर प्रोटीन है और अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या है, इंतहाई मखसूस होते हैं। और सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम के कंट्रोल वाले रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। तो एंजाइम का फायदा क्या है? मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी कि जो एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन को इतने लाखों गुना तेज कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम, के जो कि अनकैटालाइज, यानी कि अगर वो रिएक्शन एंजाइम ना हो तो उनकी उनकी वजह से वो रिएक्शन इनकी मौजूदगी के बगैर क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये एंजाइम का फायदा है कि अपने रिएक्शन को उन रिएक्शन की निस्बत लाखों गुना तेज कर सकते हैं जिनको कैटालाइज नहीं किया जाता। आगे बच्चे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फलाने एंजाइम का काम बताएं, ये क्या करता है। ठीक है। तो उसके अलावा एमसीक्यूज के तौर पर ये टॉपिक अहम है। तो ये आपको कोई 4-5 है ना, जो वो करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, यानी कि कोई करेक्टरिस्टिक्स बताएं, कि कोई 5 करेक्टरिस्टिक्स बताएं एंजाइम की। ठीक है ना। यहाँ पे 8-10 लिखी होंगी या जितनी भी लिखी होंगी, आपने वो 5 बतानी है। अगर कोई स्पेसिफिक पूछे कि कौन सी है, यही बतानी है आपने, तो फिर आपने वही बतानी है। ठीक है। तो एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, यानी कि खसूसियात पढ़नी है, एंजाइम की खसूसियात पढ़नी है। तो इस तरह एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ये इस तरह आता है। दूसरे तरीके से मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ कि वो किस तरह लॉन्ग आता है। अभी हम इसको देखते हैं, जब उस तक पहुंचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली खसूसियत ये है कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम क्या है? केमिकल है। फितरत में क्या है एंजाइम? नोयत क्या है एंजाइम की? कि किमियाई है। ठीक है ना। ये केमिकल है। तो एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है बच्चे? हमने कहा है प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है? ये केमिकल कंपाउंड ही है। ठीक है ना। अमीनो एसिड के मिलकर बनते हैं। तो अगर ये अमीनो एसिड के बनते हैं तो कितने अमीनो एसिड होंगे? टिपिकली आमतौर पर दे कंटेन 100 to 1000 अमीनो एसिड, यानी कि एंजाइम वो प्रोटीन है जिनको बनाने के लिए तकरीबन
अमीनो एसिड की 100 से 1000 ईंट लगती है, ठीक है ना। बिल्डिंग ब्लॉक क्या क्या है, प्रोटीन के अमीनो एसिड है। तो एंजाइम हमने कहा कि प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो एसिड मिलकर एंजाइम को बनाएंगे, 100 से 1000, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल नेचर है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, इनमें 100 से 1000 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं। एमसीक्यूज के तौर पर आप देखेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट भी है ये, तो लॉन्ग के तौर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है बच्चे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। एंजाइम की जो साख्त है वो क्या है, ग्लोब्यूलर है, ठीक है ना। यानी कि 3 डायमेंशनल है, ये कोई लंबी साख्त नहीं है, चेन नहीं है लंबी प्रोटीन की, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं जिसमें कि लंबी चेन हो ना, उस तरह नहीं है। ये एक एक इरेगुलर सी, रफ सी क्या है, एक सर्कुलर क्या है, सर्कुलर क्या है, एक शक्ल है, साख्त है, ठीक है, गोल आप जिसे कह सकते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है 3D, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, इस तरह के हैं, इस तरह ये इनको काम करने में आसानी होती है, उस तरह का स्ट्रक्चर है। एंजाइम्स पोजेस यानी कि रखते हैं, एंजाइम रखते हैं 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, 3 जहती क्या है, ग्लोबल साख्त रखते हैं। इस साख्त का फायदा क्या है, दिस स्ट्रक्चर allows them to form active sites that can bind specifically to substrate, ठीक है। तो इनकी वजह से, इस शक्ल की वजह से क्या होता है कि उनकी जो एक्टिव साइट है, बच्चे देखें एंजाइम के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहां पे आकर इस सबस्ट्रेट ने, जिस चीज को एंजाइम ने कैटालाइज करना है, जिस चीज को कैटालाइज करना है उसे हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो उस चीज ने आकर जिस जगह पे जुड़ना है उसे हम एक्टिव साइट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ऐसी एक्टिव साइट बन जाती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से, जिसकी वजह से क्या है कि एक खास किस्म का जो सबस्ट्रेट होगा वो उस एक्टिव साइट पे आकर जुड़ेगा। तो एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट होती है, हर एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होती है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी साख्त की वजह से क्या होगा, एंजाइम में एक्टिव साइट होती है जो मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ सकती है। अच्छा, हमने कहा कि प्रोटीन होते हैं एंजाइम, लेकिन यहाँ पे उसने एक एक्सेप्शनल केस भी लिखा है कि हमने आरएनए पढ़ा है, डीएनए पढ़ा है, तो बच्चे ये तो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना, ये तो प्रोटीन नहीं है ना। तो उसने कहा है कि जो कुछ न्यूक्लिक एसिड है ना, जैसे आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज एंजाइम, ये भी एंजाइम के तौर पर काम कर सकता है, सारे सच एज आरएनए इज। इस आरएनए जब एंजाइम के तौर पर काम करेगा तो इसको हम राइबोजाइम कहेंगे, ठीक है ना। तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोजाइम की नेचर क्या है, ठीक है ना, तो आपने प्रोटीन नहीं बताना, राइबोजाइम की नेचर क्या है बच्चे, आरएनए मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना। इसकी नेचर न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। राइबोजाइम्स आर प्राइमरीली फाउंड इन राइबोसोम्स। तो राइबोजाइम क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, कि ये प्रोटीन राइबोसोम में पाए जाते हैं। और आपको पता है कि अगर राइबोसोम राइबोसोम में पाए जाएंगे तो इनका काम किस रिएक्शन को स्पीड अप करना होगा, राइबोसोम है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां, तो फिर राइबोसोम में क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इन स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये है बच्चे आरएनए मॉलिक्यूल जो कि जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, जो कि एंजाइम के तौर पर काम करता है। ये प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है, आपको पता है आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। तो कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, इस तरह के आरएनए को हम राइबोजाइम कहते हैं। राइबोजाइम का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है ना। तो राइबोजाइम बुनियादी तौर पर राइबोसोम में पाए जाते हैं, ये मखसूस वायरस और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की खासियत, ठीक है। एंजाइम का मखसूस होना, एंजाइम क्या है हमने कहा, ये अपने काम के लिए क्या है, मखसूस है बच्चे, ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटालाइज, यानी कि हर एंजाइम अपने रिएक्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। एक खास किस्म का रिएक्शन ही है जो वो कैटालाइज करेगा। दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है, जिस मालिक्यूल, वो सबस्ट्रेट वो मालिक्यूल है जिन्होंने एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर लगना है और आकर काम करना है, ठीक है। तो जुड़ना है एंजाइम के साथ, एंजाइम ने इनको कैटालाइज करना है। तो एक खास एंजाइम खास किस्म के सबस्ट्रेट को ही ऊपर भी मैंने बताया कैटालाइज करेगा। अब उसकी मिसाल दी गई है, द एंजाइम अमाइलेज।
अब देखिए जिसके आगे एज आ गया ना, वो बायोलॉजी में हम उसको ज्यादातर वो एंजाइम ही होते हैं, ठीक है। अमाइलेज एक एंजाइम है, स्पेसिफिकली कैटालाइजिस, खास तौर पर कैटालाइज करता है, तोड़फोड़ करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। यानी कि उसने बताया है कि जो एमाइलेज है वो कोई और काम नहीं करेगा, वो अपने सबस्ट्रेट के लिए खास है। इसका सबस्ट्रेट कौन है? स्टार्च है, ठीक है। तो अमाइलेज एक एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट जिस चीज को उसने कैटालाइज करना है वो क्या है? स्टार्च है। ये स्टार्च के अलावा किसी चीज को कैटालाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है कि ये स्पेसिफिकली कैटालाइज करेगा ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड है, उसको वो शुगर से मिलकर बनता है, सिंपल शुगर से, तो उनको सिंपल शुगर में तोड़ देगा, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में। तो एंजाइम इन रिएक्शन के लिए इंतहाई मखसूस हैं, जिनको वो तेज या कैटालाइज करते हैं। ये सबस्ट्रेट की नोयत के लिए भी बहुत मखसूस है। मिसाल के तौर पर एमाइलेज है, जो कि सिर्फ इस रिएक्शन को ही तेज करता है जिसमें स्टार्च को सादा शुगर में या शक्कर में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम है, ये सिर्फ कि इस किस पर काम करेगा? स्टार्च पर काम करेगा। ये है एंजाइम का मखसूस होना, खास काम यही करेगा। आगे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में क्या फर्क है। देखिए बच्चे, मैंने शुरू में आपको बताया था बायोलॉजी की, जब हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, कि आपने चीजों को मतलब समझना है तो आप जो टर्म दी गई है उसको समझें, आपको मतलब समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर इंट्रा और सेलुलर। इंट्रा का मतलब यहां पर है अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर, यानी कि सेल्स के विद इन सेल्स। सेलुलर मतलब सेल। और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउटसाइड, बाहर। सेलुलर मतलब सेल के। तो ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेंगे उन्हें हम इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वो होंगे जो सेल के बाहर काम करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी लोकेशन, यानी कि लोकेशन की बुनियाद पर, कि कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ ये फंक्शन करते हैं, उस बुनियाद पर भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंदर होंगे तो उनको हम इंट्रासेलुलर बोलेंगे, लोकेशन अंदर होगी, लोकेशन बाहर होगी तो हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम काम करने के मकाम की बुनियाद पर भी, लोकेशन की बुनियाद पर भी एंजाइम की ग्रोबंदी की जा सकती है। देखें, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऑपरेट विद इन सेल्स, वही बात आगे ना जो मैंने बताई है, यानी कि वो ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की मिसाल बच्चे आपने देनी है, मिसाल के बगैर नंबर नहीं मिलना। इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है? ऑपरेट विद इन दी सेल्स, वो एंजाइम है जो सेल के अंदर काम करते हैं। मिसाल क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम। देखें बच्चे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, एनर्जी कहाँ बननी है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे होने हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, तो वहां पे जो है वो एटीपी जो है पैदा होनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमें एनर्जी मिलनी है। तो ये इंट्रा सेलुलर है, तो ये सेल के अंदर है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कौन होंगे? जो सेल के बाहर काम करेंगे। आर सिक्रीटेड, इनको खारिज किया जाता है। सिक्रीटेड मतलब खारिज कर, आउटसाइड, बाहर, दी सेल्स टू कैटालाइज रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए इनको सेल से बाहर खारिज किया जाता है। अब इसकी मिसाल क्या है? एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय, ऐसे एंजाइम जो कि खारिज होते हैं सेल्स ऑफ स्टमक, स्टमक वाल्स, स्टमक की जो दीवारें हैं मैदे की, उनसे जो सेल खारिज होते हैं। अच्छा, स्टमक की दीवारों से कहाँ खारिज होंगे? बाहर की तरफ, इनटू स्टमक कैविटी, यानी कि जो स्टमक का खला है उसमें जो होंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे ये डाइजेशन करने के लिए फूड की, ठीक है। तो ये वो एंजाइम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कि जो सेल के बाहर बच्चे काम करेंगे, ठीक है। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड करेंगे कैविटी से बाहर आकर। तो ये हो गए एक्स इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि इंट्रा सेलुलर एंजाइम सेल के अंदर ही काम करते हैं, मसलन सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर, अब इसकी मिसाल भी ये होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सेल से बाहर खारिज किए जाते हैं जहां वो रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, मसलन वो एंजाइम जो मैदे की दीवारों के सेल से मैदे की कैविटी में खारिज किए जाते हैं जहां वो खुराक की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे
पूछा जा सकता है, बल्कि ये पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वाले का। उससे आगे बच्चे, अगली खसूसियत, को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि को फैक्टर से क्या मुराद है। ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यूज भी है, मैं आपको बताता हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। को फैक्टर क्या है कि मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू बी फुली एक्टिव। अब उसने कहा है, देखें एंजाइम तो प्रोटीन है, ठीक है ना, लेकिन उसने कहा है कि कुछ ऐसे एंजाइम हैं बहुत सारे कि जिन्हें एक एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी चाहिए होता है। ठीक है ना, वो तो प्रोटीन है एंजाइम, लेकिन उन्हें अपना फंक्शन बढ़ाने के लिए नॉन प्रोटीन ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो कि प्रोटीन नहीं होगा। सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोफैक्टर। ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं बच्चे। कोफैक्टर की डेफिनेशन बड़ी है हमें, ठीक है, कि को फैक्टर में फर्क, को फैक्टर और को एंजाइम में फर्क बयान करें। ठीक है, या को फैक्टर की तारीफ लिखें, मिसाल दें। ठीक है, अब देखें जो को फैक्टर हैं उनके दो ग्रुप्स हैं, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ को फैक्टर। ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक को फैक्टर भी हो सकते हैं। अगर बच्चे ये को फैक्टर इनऑर्गेनिक होंगे ना, ठीक है ना, आपको पता है कि ये मेटल है, ये इनऑर्गेनिक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है ना, लेकिन जो ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं उनकी दो इकसाम है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है बच्चे, एक को एंजाइम है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक की तो होगी मेटल, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हैं जो कि एंजाइम को चाहिए होंगे, इनको हम को फैक्टर बोलेंगे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। अच्छा, प्रो इसकी क्या हो गई, एंजाइम के को फैक्टर की तारीफ के बहुत से एंजाइम को मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने के लिए अजाफी या गैर प्रोटीन नॉन प्रोटीन मालिक्यूल की जरूरत होती है। ऐसे गैर प्रोटीन मालिक्यूल्स को हम को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर के बड़े दो ग्रुप हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक को फैक्टर और ऑर्गेनिक को फैक्टर। ऑर्गेनिक को फैक्टर की उसने मिसाल यहाँ ही दे दी है कि उसमें मेटल आयन शामिल है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं उनकी यहाँ नीचे दो मिसालें उसने दी हैं। ठीक है ना, उनको हम पढ़ते हैं। देखें बच्चे, पहला ऑर्गेनिक को फैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ये बच्चे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम, ये बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये है टाइटली बाइंड विद एंजाइम। अगर बच्चे ऑर्गेनिक को फैक्टर टाइटली बाइंड होगा ना एंजाइम के साथ, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सर्टन कुछ विटामिन लाइक बायोटीन एंड हीम ग्रुप। तो विटामिन क्या है, बायोटीन है और हीम ग्रुप है। ये बच्चे ऐसे ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं, यानी कि नॉन प्रोटीन है, कि जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक को फैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। जैसे चंद विटामिन मतलब बायोटीन और हीम ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं। ठीक है, ये एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े होंगे। और जो को एंजाइम है ये लूजली बाइंड होंगे एंजाइम के साथ, ये मजबूती से जुड़े नहीं होंगे। एंड दे मे बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ये इसको रिलीज खारिज भी किया जा सकता है, मतलब कि इतनी मजबूती से नहीं जुड़े ये। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड द विटामिन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, एनएडी एंड एनएडीपी। ये अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये एनएडी क्या होता है और एनएडीपी क्या होता है। ये न्यूक्लियोटाइड अमाइन है, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। तो इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेन चीज जो यहाँ पे याद रखने की है कि को फैक्टर क्या है एंजाइम का, कि एंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। ठीक है, वो उसको हम को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर की दो इकसाम है, एक इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक होंगे तो मेटल, आयरन और मैग्नीशियम हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक होंगे बच्चे तो ठीक है, तो उनमें क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर वो टाइटली बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो वो क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर वो लूजली बाइंड करेगा, मजबूती से ना जुड़ा हो, तो उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। तो ये क्या है, ऐसे को फैक्टर जो कि एंजाइम के साथ कमजोर जोड़ा बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक को फैक्टर, इनको हम कोएंजाइम कहलाते हैं। बहुत से विटामिन और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एनएडी और एनएडीपी इनकी मिसालें हैं। उसके बाद बचे एंजाइम एक्शन, ये वाली खसूसियत, एंजाइम एक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
एंजाइम क्या है जो बच्चे, ये कम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कैसे, इसका मतलब ये है कि एक खास किस्म का एंजाइम है, मिसाल के तौर पर वो रिएक्शन की एक सीरीज को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो अपना काम है ना, वो अगला जो रिएक्शन होगा उसकी सीरीज को क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मल्टीपल एंजाइम्स वर्क इन अ सीक्वेंस, यानी कि एंजाइम क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम एक तरतीब में काम करते हैं सीक्वेंस में, टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कैरी आउट करने के लिए सीरीज ऑफ रिएक्शंस की एक जो लड़ी है उसको करने के लिए एक तरतीब में काम करते हैं। ईच एंजाइम इन दिस सीरीज, इस सीरीज में हर एंजाइम क्या है, कैटालाइजेस अ स्पेसिफिक स्टेप, यानी कि एक ही रिएक्शन का क्या है, मुख्तलिफ स्टेप हैं। तो जो पहला स्टेप है वो एक रिएक्शन ने कर दिया, एक एंजाइम ने कर दिया, कैटालाइज कर दिया। उसके बाद जो रिएक्शन उसने स्पीड अप किया, जो प्रोडक्ट बनेगी उसको पास कर दिया टू द नेक्स्ट एंजाइम। ठीक है, आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम फॉर फर्दर रिएक्शन। तो जो अगला रिएक्शन होगा वो अगले एंजाइम के पास चला जाएगा, अगला स्टेप पे वो अगला एंजाइम करेगा। ठीक है ना, ये ऐसे ही है कि कुछ वर्कर काम कर रहे हो किसी जगह पे, एक कहे कि मैं चलो ये काम कर लेता हूँ, अगला बोलेगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह है। तो ये क्या है बच्चे, कि मेटाबॉलिक जो हैं वो सिलसिले बनते हैं। पेचीदा मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम की कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं कि रिएक्शन का सिलसिला होता है, मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करने के लिए मुतअद्दिद एंजाइम एक तरतीब में काम करते हैं। हर एंजाइम मखसूस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, तेज करने के बाद रिएक्शन को प्रोडक्ट को सिलसिले के अगले रिएक्शन के लिए अगले एंजाइम में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक और लॉन्ग भी बताऊंगा जो अलहदा से लॉन्ग आता है। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंजाइम्स के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में क्या काम है। ठीक है ना, तो ये आपने करना है। यानी कि ये फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का क्या काम है, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है ना, डिटर्जेंट के तौर पर, फर्मेंटेशन में, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आपने इस तरह हेडिंग बनानी है कि फूड इंडस्ट्री में क्या काम है, खुराक की सनत में एंजाइम क्या काम करते हैं। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, अब देखें हमने माइलेज का फंक्शन पढ़ा था। ठीक है ना, कि वो सॉरी मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जो एंजाइम स्टार्च को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं सिंपल शुगर्स में, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो उसको सिंपल शुगर में बदलेंगे तो उनको हम जो वाइट ब्रेड है वो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बंस वगैरह, रोल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको चीज बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए भी, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, चीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का ये काम हो जाएगा संतों में, कि फूड इंडस्ट्री में स्टार्च को सादा शक्कर में तोड़ने वाले एंजाइम सफेद रोटी, बन और रोल्स तैयार करने में क्या करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, और पनीर की पैदावार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्या होगा, इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में। दूसरा इस्तेमाल बचे पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम किस तरह काम कर सकते हैं, कागज की सनत में एंजाइम्स डीग्रेड स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, तो एंजाइम क्या करेंगे, डीग्रेड करेंगे स्टार्च को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, और इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी गाढ़ेपन को बोलते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी को कम करेंगे, दैट एड जो कि हेल्प करेगी इन मेकिंग पेपर। तो जो स्टार्च का गाढ़ापन खत्म होगा तो वो पेपर के लिए जो केमिकल है वो बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री में ये क्या करते हैं, स्टार्च के गाढ़ेपन को खत्म करते हैं। कागज की सनत में क्या करते हैं, एंजाइम स्टार्च को तोड़कर इसके गाढ़ेपन को खत्म करते हैं और कागज बनाने में अमल करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद बेटा जी है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के तौर पर आपको पता है कि ये वॉशिंग वगैरह, कपड़े वगैरह धोने के लिए इस तरह ये इस्तेमाल होते हैं, जो उन्हें हम डिटर्जेंट बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में क्या इस्तेमाल है, अब देखिए कि एंजाइम है प्रोटीएज, मैंने बोला था जिसके एंड पे एज लग गया है वो ज्यादातर क्या होंगे, एंजाइम होंगे। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम क्या है, आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लोथिस। तो प्रोटीएज का फंक्शन वैसे ही कई दफा बोर्ड में पूछा गया है कि प्रोटीएज का क्या फंक्शन है। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रेन्स, यानी कि जो प्रोटीन के धब्बे होते हैं कपड़ों पर लग जाते हैं, दाग वगैरह, उनको निकालते हैं। ये सरफ वगैरह या
ये इस तरह के जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें ये चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। तो प्रोटीएज क्या करेगा, ये ग्रीस वगैरह के, अच्छा जब प्रोटीन वगैरह के जो धब्बे होंगे कपड़ों पर लग जाएंगे उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसी तरह एक एंजाइम है अमाइलेज, इसके एंड में देखें एज आ रहा है, ठीक है ना, ये याद रखने के लिए आसानी कर रहा हूं मैं आपकी। अमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यूज। अच्छा, अगर स्टार्च के वो कुछ बाकियात रह गई हैं प्लेटों वगैरह पर, डिश वगैरह पर, ठीक है, खाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, वो जो स्टार्च के रेजिड्यूज हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको उतार लेगा। तो इस तरह एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर काम करते हैं। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीएज और एमाइलेज का फंक्शन बयान करें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में कई दफा पूछा गया है कि प्रोटीएज एंजाइम कपड़ों पर लगे धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एमाइलेज क्या है, एंजाइम बर्तन धोने में इस्तेमाल होते हैं, इन पर लगे स्टार्च को उतारते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे आखिरी फंक्शन, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इनका क्या इस्तेमाल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बियर्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ठीक है ना, ये सोडाज वगैरह, और ये मुख्तलिफ फूड है, बेकरी की आइटम है, वो बनाने के लिए, ये बंस वगैरह बनाने के लिए ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी एंजाइम है। एंजाइम डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन्स, जो एंजाइम स्टार्च डिग्रेड प्रोटीन को, स्टार्च को और प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। यानी कि जो एंजाइम्स हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में वो किस तरह काम करते हैं कि ये एंजाइम है वो स्टार्च और प्रोटीन को तोड़कर सादा जो शुगर्स हैं, अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स पैदा करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्च वगैरह से तो पैदा होगी सादा शुगर्स, और प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड की बनती हैं, ठीक है। ये स्टार्च वगैरह को तोड़ेंगे तो सादा शुगर मिलेंगी ये वाली, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स पैदा करते हैं। पेप्टाइड्स आपको पता है कि ये अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या काम होगा, these substances are used by the microorganism, for example yeast, in fermentation to produce different products of human use। तो यहाँ पे जो यीस्ट वगैरह है जो कि फंजाई हैं, ठीक है, ये क्या है, इन प्रोडक्ट्स की इंसानों के इस्तेमाल के लिए जो चीजें बनाएंगे, कोई भी, मैंने आपको मिसाल दी है, अल्कोहल है, बेवरेजेस हैं, ठीक है, कोई भी इस किस्म की जो बेकरी के आइटम है वो बनाने के लिए वहां पे ये यीस्ट वगैरह हैं, ये मदद करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसाल दी गई है यीस्ट की, इन मादों को फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, इंसानी इस्तेमाल की मुख्तलिफ मसनूआत क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये था बच्चे आपका एंजाइम्स की खसूसियात, जिसमें दो किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन और कई किस्म के एमसीक्यूज और कई किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो एंजाइम की तारीफ से लेकर ये सारी चीजें आपने करनी है, और ये वाला जो लॉन्ग मैंने बताया है कि एंजाइम की खसूसियात बयान करें, ये 4-5 खसूसियात आपसे पूछेगा, या फिर अलग से एक लॉन्ग पूछेगा कि एंजाइम का जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में क्या रोल है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपने 4 इंडस्ट्री हैं, फूड की, पेपर की, और डिटर्जेंट की, और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इसके इस्तेमाल बताने, और अलग-अलग मैंने हर एंजाइम का इस्तेमाल बताया है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया लेकिन आपने इसको सुनना है, सारे जो अब तक सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।